गुड मॉर्निंग स्कूल्स। तो लास्ट क्लास में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और कंडक्टेंस यानी चालकता के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद्युत रासायनिक सेल। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल सेल, जिसको वैद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यह इलेक्ट्रोलिटिक सेल से किस तरीके से अलग होता है, और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं और किस तरह से हम इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल यानी विभव को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी यानी जो रासायनिक ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, तो ये उसका जस्ट उल्टा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के सेल में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ redox reaction electricity can be produced in such type of cell। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रोड। अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड किसी धातु की या किसी कांच की एक छड़ या आप कहें एक पतली आयताकार आकार की एक वस्तु हो सकती है जिसके ऊपर विभव के द्वारा हम या तो सब्सटेंस को डिपॉजिट करते हैं या वहां पर सब्सटेंस को लिबरेट किया जाता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है यह दो प्रकार की हो सकती है। एक वो इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन होता है, तो एक वो इलेक्ट्रोड हुई जिस पे रिडक्शन यानी अपचयन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे राइट हैंड साइड में रखा जाता है और इस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। तो वो इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा, कोई भी धातु आके या कोई भी एक पदार्थ उस पे आके डिपॉजिट होने वाला है, उसे कैथोड कहा जाएगा। और यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये जो कैथोड है यह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कैथोड थी वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। दूसरी जो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, उसे एनोड कहा जाएगा और ये एनोड नेगेटिव चार्ज से जुड़ी होती है। यानी एनोड इसमें क्या है, नेगेटिव है, और कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव थी और एनोड पॉजिटिव थी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे लोन। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर लोन को याद रखना है। लोन का मतलब हुआ L
stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode and N stand for negative. यानी वो इलेक्ट्रोड जो लेफ्ट साइड में होगी उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाएगा जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी। तो ये हमने यहां पर पहली टर्म पढ़ी इलेक्ट्रोड के बारे में। अब दूसरी टर्म पढ़ते हैं। The second term here we are going to use is the पोटेंशियल। तो दूसरी टर्म है हमारे पास में पोटेंशियल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे विभव, या इसको अगर हम और प्रिसाइजली बात करें तो हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड का एक विभव है। अब ये विभव हमें क्या प्रदर्शित करेगा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है इट इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। तो अगर हमारे पास कोई स्पीसीज दी हुई है तो उस स्पीसीज को अगर मुझे रिड्यूस करना है यानी उसका अपचयन करना है या उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करना है, उसका ऑक्सीकरण करना है, तो उसमें लगने वाले विभव को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। समझिए, अगर हमारे पास एक धातु M है जो एक आयन Mn+ में परिवर्तित होती है और यह यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो जब ये सॉलिड इस आयन में परिवर्तित हुआ यानी ऑक्सीकृत हुआ, तो इसमें लगने वाले पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? EOP का नाम देंगे, यानी इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। इसी प्रकार से अगर यही Mn+ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके M सॉलिड में चेंज होगा, जो रिडक्शन का केस है, तो इस पोटेंशियल को हम RP यानी अपचयन विभव कहेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो EOP है यह ERP के बराबर होगा, लेकिन इनका जो साइन है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। यानी अगर सपोज यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे +x वोल्ट लगा, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगेगा वो -x के बराबर होगा। तो अगर मुझे किसी एक का पोटेंशियल पता है तो मैं वहां पर किसी दूसरे स्पीसीज के पोटेंशियल को ज्ञात कर सकता हूं। एक तो हमें यह ध्यान रखना है मुझे कि कभी भी ऑक्सीडेशन में जो पोटेंशियल लगने वाला है, अगर उसी का हम रिडक्शन करें यानी अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो पोटेंशियल का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब अगर इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यानी इसी इलेक्ट्रोड विभव को हम 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर सॉल्यूशन में प्राप्त करते हैं, तो उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल एट, ध्यान रखिएगा, 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 m सॉल्यूशन। इसमें इन कंडीशंस पे अगर कभी हम पोटेंशियल को ज्ञात करेंगे तो इन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हमारे पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ और दूसरा मेरे पास में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। तो
तो कहीं भी अगर स्टैंडर्ड टर्म यूज होगी, मानक वर्ड यूज होगा, तो इसका मतलब वो ये 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। तो ये हमने यहां पर पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को समझ लिया है। अब अगर हमें किसी सेल का पोटेंशियल ज्ञात करना है तो उसके पोटेंशियल को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो तीसरा है हमारे पास में सेल पोटेंशियल। तो नेक्स्ट है हमारे पास में सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको मैं E नॉट सेल से रिप्रेजेंट करता हूं। तो देखिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है? जब हम किसी सेल में विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, कोई वो आवेशित कण है उसमें, या हम कहें कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो उस टाइम पर जो हमें सेल पोटेंशियल मिलता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम लिखें तो उसको हम E नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो E नॉट सेल होता है, ये होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। यानी कैथोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, अगर मैं उसमें से एनोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को माइनस करूं तो मुझे जो मिलेगा डिफरेंस, उस डिफरेंस को हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। देखिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का एक और तरीका भी है, जिसमें हम लिख सकते हैं E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ एनोड प्लस E नॉट ऑफ कैथोड। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जिसको मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आप कैथोड माइनस एनोड लिख रहे हैं तो यहां पर जो हमारे पास में पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। इसी प्रकार से यहां पर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ही डिफरेंस लिया जाएगा। लेकिन अगर हम एनोड प्लस कैथोड करते हैं तो यहां पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान रखा जाएगा। तो यहां पर एसआरपी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, और एसओपी हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ये दो इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है। इन दो समीकरणों से हम यहां पर किसी भी सेल के पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इन वैल्यू का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन वैल्यू में हमने गड़बड़ की तो यहाँ पर प्लस माइनस की गड़बड़ी हो सकती है, जिससे मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो सकता है। तो इन दो फॉर्मूलों को याद रखते हुए या तो आप इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। आप एनोड प्लस कैथोड को यूज कर सकते हैं, आप कैथोड माइनस एनोड को भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको एसआरपी और एसओपी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास में तीसरी टर्म है। अब देखिए, जब हमने कोई सेल बनाया, ठीक है, हमने एक सेल बना लिया है, अब हमें उस सेल का पोटेंशियल ज्ञात करना है। पोटेंशियल कब जनरेट होगा? आप समझिए कि हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल है। यहां पर पहले हम समझ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है तो उसका निर्माण हम किस तरीके से करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे टर्म्स की बात करते हैं। और ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बना रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल से किस प्रकार से डिफरेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं गैल्वेनिक सेल।
गैल्वेनिक सेल। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा कि एक कंटेनर है, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को भरा हुआ है और उसी में हमने 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया था। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें यहां पर 2 कंटेनर लेने हैं, यानी 2 अलग अलग चैम्बर मेरे पास में होंगे। तो यहां पर ये एक चैम्बर है, ठीक है, और इधर ये मेरे पास में दूसरा कंटेनर है। मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक पार्ट है मेरे पास में जिसको मैं लिख देता हूं राइट हैंड साइड RHS, और दूसरा पार्ट है मेरे पास में जिसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो यहां पर हमारे पास में 2 हाफ सेल हैं जिनको हिंदी में अर्ध सेल कहा जाता है। तो इस राइट हैंड साइड वाले में हम यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे, और जिस इलेक्ट्रोलाइट को मैं फिल कर रहा हूं या जो इलेक्ट्रोड मैं लूंगा उसी इलेक्ट्रोड के आयन का सॉल्यूशन हम लेते हैं। तो सपोज यहां पर मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है, तो यहां पर मेरे पास में कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जिंक की एक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, और इस जिंक इलेक्ट्रोड को हमने इसके आयन जिंक सल्फेट के विलयन में डिप किया हुआ है। और इन 2 इलेक्ट्रोड को मैं यहां पर एक्सटर्नल बैटरी के साथ में कनेक्ट करता हूं। ये यहां पे एक एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इलेक्ट्रोड है इसको एनोड कहा जाएगा, और इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड ऑक्सीडेशन। और हमने लोन पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, इसको नेगेटिव। जो राइट हैंड साइड वाली है इसको कैथोड, और इस पर रिडक्शन, और ये होगी पॉजिटिव। तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में उनके इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। अब इन 2 सॉल्यूशन को आपस में जोड़ने के लिए हम एक ग्लास की इन्वर्टेड यानी उल्टी यू शेप की एक ट्यूब लेंगे जिसको हम सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। तो इनको मैंने यहां पर दोनों विलियंस को मैंने एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब से जोड़ दिया है। यहाँ पे कॉटन स्वैब लगा हुआ है, और इस यू शेप की ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, या इसको हम लवण सेतु भी कहते हैं। तो किसी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ इस तरीके से बन सकता है, जिसमें एक साइड में कैथोड है और दूसरे साइड में एनोड है। तो हम इसको एक हाफ सेल रिएक्शन मान सकते हैं और इसको दूसरी हाफ सेल रिएक्शन मान सकते हैं। तो अब अगर हम यहां पर इन रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी जो जिंक है, जिंक सॉलिड किसमें परिवर्तित होगा, Zn
2+ में, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैथोड पे अगर हम बात करें, ये तो एनोड पे हो गया। एट कैथोड देयर इज रिडक्शन, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस हुए हैं, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय कॉपर 2+ एंड इट चेंजेस टू कॉपर सॉल्ट। तो यहां पर हमारे पास 2 रिएक्शन हुई, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। हम इन दोनों हाफ हाफ रिएक्शन को आपस में जोड़ दें तो हमें जो मिलेगा उसे हम कहेंगे सेल रिएक्शन, यानी सेल अभिक्रिया। तो ये हमारे पास में हो जाएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ गिव्स Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये मेरे पास हुई सेल अभिक्रिया यानी सेल रिएक्शन। अब इस सेल को बार बार तो हम नहीं बना सकेंगे कि हम ऐसा बार बार ड्रॉ करें, तो इसके लिए हम यहां पर इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनको प्रदर्शन करने का एक तरीका ढूंढते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, वी हैव सेल रिप्रेजेंटेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास में है, फिर यहां पर मेरे पास में बीच में सॉल्ट ब्रिज है, और इधर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में एक इलेक्ट्रोड थी जो जिंक की थी, और उस इलेक्ट्रोड को मैंने उसके विलयन जिंक सल्फेट में डिप किया था जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। और इधर राइट हैंड साइड में हमारे पास में कॉपर की इलेक्ट्रोड है, और इस कॉपर की इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डिप किया हुआ है, और इन दोनों हाफ सेल को हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हुआ हमारे पास में सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर कभी भी हमें किसी सेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसकी इलेक्ट्रोड को लिखेंगे, उस इलेक्ट्रोड को हमने किस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है उस सॉल्यूशन का नाम, और यहां पर अगर हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो हम उस कॉन्सेंट्रेशन को भी यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं C1 C2 की फॉर्म में, या अगर हमें कोई प्रेशर दिया हुआ है तो हम उस प्रेशर को भी यहां पर इंक्लूड करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के लिए हम पैरेलल लाइन को यूज करेंगे, और दूसरे साइड में रिडक्शन यानी कैथोड की अभिक्रिया लिखेंगे, जहां पर हम आयन, जिस आयन का हमने विलयन तैयार किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उससे कौन सी इलेक्ट्रोड को मैंने डिप किया है, ये सब हमें यहां पे लिखना है। तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम समझते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज है, जो यू ट्यूब की शेप मैंने ली है, इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, और अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें सॉल्ट ब्रिज की, जिसको लवण सेतु कहा जाएगा, यहां पे लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु। तो ये क्या है, दिस इज अ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। ये उल्टे यू के आकार की एक ग्लास की ट्यूब होती है, और इसमें होगा क्या, इट इज फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट है उनका नॉर्मल या डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन हम जनरली इसमें फिल करते हैं
एग्जाम्पल जैसे KNO3, NH4NO3, KCl आदि। तो इन सॉल्यूशन को हम इस U ट्यूब में फिल करते हैं और इसकी विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए, इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम इन इलेक्ट्रोलाइट को जिलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है अगार अगार के साथ में मिक्स करते हैं। तो अगार अगार एक जिलेटिन यानी जेली जैसे सब्सटेंस है जो इन सॉल्यूशन के साथ में मिलाया जाए तो वो इनकी विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन सॉल्यूशन को सेमी सॉलिड बनाने के लिए हम इनको अगार अगार के साथ में मिक्स करते हैं। तो अगार अगार का इंपॉर्टेंट काम क्या है, यह क्या कर रहा है, इन सॉल्यूशन को सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर हम कभी Ag प्लस Hg2 प्लस आदि के विलयन यूज करेंगे तो उसमें हम KCl को यूज नहीं करते हैं। या मेरे पास में टाइटेनियम है, थैलियम है, तो उसमें मैं KCl यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो Ag प्लस है ये Cl के साथ मिलके AgCl बना सकता है। ये मर्क्यूरस क्लोराइड या मर्क्यूरी क्लोराइड मुझे यहाँ पे मिलता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि अगर मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइट Ag प्लस Hg2 प्लस इत्यादि हैं तो उस केस में हम KCl को एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट है जिनको हम सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं, या हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट को लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं जिनमें आयंस की मोबिलिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है, यानी उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट एक जैसा होता है। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार जेई में और नीट में पूछा हुआ है कि अगर हम KCl को या पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट ब्रिज में यूज करें तो वो क्यों करते हैं। तो इसका रीजन है कि जहां पर आयोनिक मोबिलिटी या हम कहें वेलोसिटी ग्रेडियंट एक जैसा होता है तो उन इलेक्ट्रोलाइट को हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई KCl या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट कोई मैं क्यों यूज कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि यहां पर आयंस की मोबिलिटी एक जैसी है, उनका जो वेलोसिटी का ग्रेडियंट है वो एक जैसा है। ठीक है, तो हमने यहां पर इस सॉल्ट ब्रिज में अगार अगार के साथ यहाँ पर KCl या KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है और यहाँ पर ये हमने इसको कॉटन स्वैब से या कॉटन वूल से हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। क्यों ब्लॉक करना है, वरना ये इस सॉल्यूशन के साथ में मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम इसको कॉटन वूल से या कॉटन स्वैब से यहाँ पर इनको ब्लॉक करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज है इसके फंक्शन क्या क्या है, और इस पे क्वेश्चन बोर्ड में और कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है। तो यूजुअली ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके 3 फंक्शन हैं जिनको हमें यहां पे पढ़ना है। सो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहला काम है कि अगर देखिए सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो क्या होगा। आप ऐसे समझें कि रूम में फैन लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, लाइट भी है, लेकिन हमने स्विच को ऑफ किया हुआ है तो फैन नहीं चलेगा। लेकिन जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं तो फैन घूमना शुरू हो जाएगा। तो स्विच ऑन करने से क्या हुआ, जो सर्किट था वो कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये जो पूरा सर्किट है
इसको कंप्लीट करने का काम करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हम इसमें से सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दें तो क्या हो। तो अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाती है कितने पे, 0 पे। तो पहला फंक्शन है कि इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और वी कैन सिंपली राइट इट कंप्लीट्स द सर्किट। तो एक एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो विलियंस को उदासीन बनाने के लिए भी हम सॉल्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं। सॉल्ट ब्रिज किस लिए है, यह है आयंस के माइग्रेशन के लिए। अगर आयन को एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशंस में कहीं पे माइग्रेट करना है तो उसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। तो तीसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं, माइग्रेशन ऑफ आयंस, और चौथा है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट मेंटेन्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? जब कभी भी दो विलयन आपस में टकराएंगे या आपस में कनेक्ट होंगे तो उनमें कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, तो उस पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए भी सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। ठीक है, और अगर मैं सॉल्ट ब्रिज रिमूव करूंगा तो क्या होगा, द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0। तो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगी 0 पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सॉल्ट ब्रिज के। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, माइग्रेशन ऑफ आयंस में हेल्प करता है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना जरूरी है इस पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। देखिए जिंक पे, यानी अगर हम बात करें एनोड पे, तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के थ्रू कॉपर के पास जा रहे हैं, जिसमें कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होता रहेगा, यानी कॉपर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। तो यहां से हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर की तरफ होता है, या क्या हम उस फ्लो को चेंज कर सकते हैं? क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन सपोज अगर एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तो मैं उसको कैथोड से एनोड की तरफ क्या भेज सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर समझिए मेरे पास में दो पॉइंट में, एक है मेरे पास में सेल का पोटेंशियल, यानी एक सेल का विभव है, और दूसरा मेरे पास है ई एक्सटर्नल, यानी जो हमने कनेक्शन यहां पे किया हुआ है बैटरी से, तो इसका पोटेंशियल कितना है। तो ये जो दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करती है। तो सबसे पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, अगर ये ई सेल ई एक्सटर्नल से ज्यादा है, जैसे अगर हम गैल्वेनिक सेल में बात करें तो ई सेल की जो वैल्यू है वो प्लस 1.10 वोल्ट है। चलिए अगर हम गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं, प्लस 1.10 वोल्ट। तो अगर ये सेल पोटेंशियल इस एक्सटर्नल से ज्यादा है तो इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा
फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इस सेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जैसे ही ई एक्सटर्नल बढ़ जाएगा, पहले दोनों को इक्वल कर लेते हैं बेटा। दूसरी कंडीशन है कि जो ई एक्सटर्नल है वो ई सेल के बराबर हो जाए। तो अगर ई एक्सटर्नल ई सेल के बराबर होगा तो यहां पर देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब करंट का भी फ्लो नहीं हो। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन जब ई सेल ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, सो देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने वाला है। तीसरी कंडीशन है हमारे पास में, अगर ई सेल ई एक्सटर्नल से कम हो जाए। अब इस केस में क्या होगा, अगर ई सेल ई एक्सटर्नल से कम हो जाता है तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिवर्स हो जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और यही सेल जो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो यहां पर हमें मिला इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मेरे को कंडीशन देके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां पे होगा। तो हमें इन तीन कंडीशन को ध्यान रखना है, और इन तीन कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमें बताना है कि जो सेल का नेचर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक इक्विलिब्रियम में है, यानी वहां पे कोई भी सेल काम नहीं करेगा, या वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने वाला है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहां पे याद रखने हैं। अब हम समझते हैं कि किसी भी सेल का जो पोटेंशियल है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, मैंने समझा कि मेरे पास में दो इलेक्ट्रोड है, दोनों का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, और जब मैं इनको आपस में जोड़ूंगा तो इनका पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा। अब वो जो चेंज आया उसी चेंज को मैं क्या कहूंगा, सेल पोटेंशियल कहूंगा, जिसको निकालने के लिए हमने पढ़ा है कैथोड माइनस एनोड या एनोड प्लस कैथोड, हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। बट ये सेल पोटेंशियल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास में किसी एक का पोटेंशियल मुझे ज्ञात हो। तो ऐसी इलेक्ट्रोड जिनका पोटेंशियल हमें ज्ञात होता है उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी इलेक्ट्रोड है, ये वो इलेक्ट्रोड है जिनका विभव फिक्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को किसी एक अननोन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दूं तो मुझे वहां पर एक सेल पोटेंशियल मिलेगा। तो जो सेल पोटेंशियल मुझे मिलने वाला है उस सेल पोटेंशियल से मैं उस सेल का, यानी जो अननोन सेल मैंने जोड़ा है उसके पोटेंशियल को ज्ञात कर सकता हूं। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये दो तरीके की हो सकती हैं, एक है प्राथमिक और दूसरे द्वितीयक, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। 3 रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जनरली जिनको हम यूज करते हैं, जिसमें एक है सबसे पहली SH, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो एक प्राइमरी इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती है। और अगर हम यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करें तो इसका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में 0 वोल्ट आता है। तो हमारे पास में यहां पर एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने क्या किया है कि एक प्लैटिनम ब्लैक का एक छोटा सा पीस हम लेंगे, या प्लैटिनम की कॉइल भी हम ले सकते हैं, प्लैटिनम वायर वी कैन हैव, ओके। और इसमें हम यहां पर H2 को 1 atm प्रेशर पे यहां पर HCl में डिप करते हैं, जिसकी मोलैरिटी 1 m। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास में प्लैटिनम है और प्लैटिनम पे हमने हाइड्रोजन गैस को हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं प्लैटिनम के ऊपर, और किसमें, एक सॉल्यूशन में, HCl के सॉल्यूशन में, जिसका कंसंट्रेशन 1 m है। तो यहां पर मुझे जो पोटेंशियल मिलेगा उस पोटेंशियल को मैं कहूंगा कि वो पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, 0 आएगा इसके लिए। यानी ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। अगर मैं कैथोड पे बात करूं तो कैथोड मतलब ये रिडक्शन होगा, सो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस में परिवर्तित होगा। और इसी प्रकार से अगर हम इसको एनोड पे लेंगे तो ये H2 यहां पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होने वाला। तो यहां पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होगा, 0। अब अगर हम किसी सेल के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे तो मुझे जो भी सेल का पोटेंशियल मिलेगा डिफरेंस करके, एक्चुअली वही पोटेंशियल किसका होगा, उस अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। ठीक है। दूसरी है हमारे पास में सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। राइट, दिस इज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेरे पास में Ag है, जिसको मैं यहां पर AgCl विद KCl एक्वस, और हमने क्या लिया है यहाँ पे, प्लैटिनम लिया है। इस तरीके से हम इसको डिप करते हैं और यहां पर मुझे जो पोटेंशियल मिलता है सिल्वर क्लोराइड का, वो मिलता है मेरे को 0.197 वोल्ट। This is the potential for सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तीसरी इलेक्ट्रोड है हमारे पास में कैलोमर इलेक्ट्रोड। और इस कैलोमर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल हमें मिलता है, ये मिलता है प्लस 0.241 वोल्ट। तो यहां पर अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये होता है प्लैटिनम Hg2Cl2 सॉलिड KCl एक्वस। ठीक है। तो ये 3 हमारे पास में यहां पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं जिनका मानक विभव फिक्स है, और इनको हम किसी अननोन के साथ में जोड़कर उस अननोन के पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्दो कैलोमर में जो कॉन्सेंट्रेशन है KCl की, ये थोड़ा सा कभी कभी इस वोल्ट को फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है। बट स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किसको यूज करना है, हमें SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही यूज करना है। तो ये हमने पढ़ा रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। अब हम समझते हैं कि यहां पर अगर मुझे कोई सेल दिया हुआ है तो मैं उसका पोटेंशियल किस तरीके से ज्ञात कर सकता हूं।
या अगर मुझे कभी पोटेंशियल दिया हुआ है तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा कि वो कैथोड पे जाएगा या वो एनोड पे जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे समझ लेते हैं ई नॉट सेल के लिए। तो हमें यहाँ पर ई नॉट सेल को निकालना है और हमारे पास एक्सप्रेशन है ई नॉट सेल हुआ ई नॉट ऑफ एनोड, कौन से वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, कौन से वाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो या तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं या हम ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ एनोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप एनोड माइनस कैथोड भी कर सकते हैं, उस केस में आपको दोनों एसओपी ही लेने पड़ेंगे। तो इन दो फॉर्मूले में से जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला मैं पिक कर सकता हूं और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, मुझे एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि मुझे सेल रिप्रेजेंट करके देगा तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी वाला टास्क होगा, क्योंकि अगर सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है तो मैं उसमें बता सकता हूं कि कौन सा कैथोड है और कौन सा वहां पर एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास में कोई भी M एक सॉलिड है जो M2+ में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, उसमें परिवर्तित होता है, और यहां पर X2+ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है और वो यहां पर X सॉलिड में परिवर्तित होता है। आपको यहां पर इनका E0 वैल्यू दी हुई है M2 और दूसरा दिया हुआ है E0 X2 या यहां पर हम एक सबसे सिंपल पहले लेते हैं X2+ से X, ठीक है। ये मुझे दी हुई है प्लस 0.54 वोल्ट और ये मुझे दी हुई है माइनस 0.22 वोल्ट, और हमसे कहा गया है कि इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। देखिए एक ई सेल होता है, एक ई नॉट सेल है, दोनों में फर्क क्या है। ई सेल ईएमएफ है और वो हम तब निकालते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम वहां पे नहीं लेंगे। तो अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को यूज करूं, कोई भी एक मैं यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले हमें सेल को देखना है, तो सेल को देख के मुझे समझ में आया कि ये जो है ये कैथोड वाला पार्ट है और ये जो है ये एनोड वाला पार्ट है। एक तो हमें ये देखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये चेक करना है कि जो पोटेंशियल मुझे दिए हुए हैं वो कौन से पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन के हैं या रिडक्शन के हैं, फिर उनको अपनी जरूरत के हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर M से M2+ का दिया हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये वाला जो पोटेंशियल है ये कौन सा है, ये SOP है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरे वाले में 2+ से X बन रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला जो पोटेंशियल है ये SRP पोटेंशियल है। तो अब अगर मैं यहां पर E0 सेल को निकालूंगा, देखिए मैं दोनों से आपको निकाल के दिखा रहा हूं। पहले वाली से इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं। फर्स्ट वाली से अगर हम निकालें तो मुझे क्या चाहिए बेटा, एनोड का SOP चाहिए। एनोड का, देखिए ये एनोड है, एनोड का SOP, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस 0.54 प्लस मुझे यहां पर अब कैथोड का SRP वैल्यू चाहिए। तो ये वाली कैथोड के SRP वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस 0.22 वोल्ट, ठीक है। तो यह आ जाएगा प्लस 0.54 माइनस 0.22, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी प्लस 0.32 वोल्ट। So this plus 0.32 volt is the E0 cell. It is the standard cell potential of this particular cell.
इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मैंने निकाल लिया। अब अगर हम यहां पर दूसरे फॉर्मूले को यूज करें, यानी कैथोड माइनस एनोड, तो देखिए दूसरे फॉर्मूले को यूज करके क्या होगा, किस तरह से मेरे को चेंज करने हैं वो चेंज समझ में आना चाहिए बस हमें। तो मेरे पास है ई नॉट सेल। अब यहां पर मुझे एसआरपी चाहिए कैथोड का, तो कैथोड का एसआरपी मुझे गिवन है बेटा -0.22 वोल्ट। तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा -0.22 वोल्ट माइनस। अब मुझे एनोड का भी एसआरपी चाहिए, तो जो मुझे गिवन था ये मेरे पास में इस एनोड का एसओपी है। अब अगर हम इसका एसआरपी निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। तो इसकी एसआरपी वैल्यू हो जाएगी -0.54 वोल्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगा -0.54 वोल्ट, तो ये हो जाएगा -0.22 प्लस 0.54 यानी प्लस 0.32 वोल्ट। तो आप देखिए कि दोनों तरीके से, दोनों फॉर्मूले से मेरे को सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो आप गड़बड़ ना करें, कोई भी एक फॉर्मूला आप यहां से चूज कर सकते हैं और देखकर कि कौन सी वैल्यू मुझे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहां पर चीजों को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एक सिंपल तरीका है देखने का। अब अगर वो इसमें कुछ चेंज कर दे, चेंज कैसे कर दे बेटा, कि इंस्पाइट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन वो हमें एक सेल रिएक्शन दे दे और फिर हमसे पूछे कि बताओ कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। देखिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, लेट्स से कि x सॉलिड इज कन्वर्टेड टू x2 प्लस, और इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू लगी ये मुझे लगी प्लस 0.28 वोल्ट, और यहां पर हमें दिया हुआ है y2 प्लस इज कन्वर्टिंग टू y सॉलिड, और इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू है वो है प्लस 0.18 वोल्ट। हमसे कहा गया है कि हमें सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है और ई नॉट सेल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मुझे यहां पर दो काम करने हैं, नंबर 1 सेल रिप्रेजेंटेशन, नंबर 2 ई नॉट ऑफ सेल। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि x x2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर ये x x2 प्लस में ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड है। तो हम यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे एनोड कौन हो गया मेरे पास में, x जो x2 प्लस में परिवर्तित होता हुआ मुझे दिखता है, और यहां पर y2 प्लस y में चेंज हुआ, इसका मतलब ये रिडक्शन है। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्ट ब्रिज, ये y2 प्लस और ये परिवर्तित हुआ किसमें, y। तो मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन से पता चल गया कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। अब मैं यहां पर इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मुझे कैथोड का दिया हुआ है, अगर हम ऊपर देखें फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो एनोड का मुझे एसओपी चाहिए, तो ये है प्लस 0.28 प्लस कैथोड का मुझे एसआरपी चाहिए, तो ये ऑलरेडी एसआरपी ही गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.18, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस 0.46 वोल्ट। तो आप ध्यान रखिए ये एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन है, तो मैं यहां से एनोड प्लस कैथोड से ई नॉट सेल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है, जिसमें वो सेल ना देके हमें रिएक्शन देता है।
अब एक तीसरी तरीके का क्वेश्चन भी आपके पास में आ सकता है, जिसमें वो हमें बताएगा नहीं कि कैथोड या एनोड कौन सा है, या किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हमें वहां पे खुद एनालाइज करना पड़ेगा। समझिए कैसे। जैसे हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका कि x x2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर जो ई नॉट की वैल्यू है वो प्लस 0.39 वोल्ट है, और दूसरी रिएक्शन मुझे दी हुई है जिसमें y सॉलिड y2 प्लस में परिवर्तित होते हुए दिखता है, और जब ये y2 प्लस में जा रहा है तो यहां पर ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो प्लस 0.12 वोल्ट मुझे गिवन है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को दो रिएक्शन दी हुई हैं, लेकिन वो दोनों की दोनों ही ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि दोनों केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों के केस में ये वाला जो पोटेंशियल है ये कौन सा है, ये SOP है, और ये भी कौन सा है बेटा, SOP है। अब हमें यहां पर जज करना है कि जो सेल बनेगा उस सेल में कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा। भाई हम यहां पर ऐसे बना सकते हैं कि x सॉलिड x2 प्लस में चला गया और यहां पर y2 प्लस y सॉलिड में आ गया। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, या वो मुझे ऐसा भी दे सकता है कि y सॉलिड y2 प्लस में चेंज हुआ और यहां पर x2 प्लस x सॉलिड में चेंज हो गया, तो ये भी फिजिबल है। तब इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है वो मुझे चूज करना है। तो इसमें बहुत सिंपल सा एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। वो ट्रिक क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन उतना इजी हो सकता है, तो वो कहां जाएगा बेटा, वो जाएगा एनोड पे। तो ये की पॉइंट है कि जिसका ओपी जितना ज्यादा है, इसका मतलब वो कौन है, वो एनोड है, और जिसका ओपी कम है वो कौन है, वो कैथोड है। तो आप यहां पर आप समझिए, यहां पे एसओपी की जगह वो आपको एसआरपी भी दे सकता है, तो आप एसआरपी की वैल्यू भी देख सकते हैं, आप एसओपी की वैल्यू भी देख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, यानी अगर मैं आरपी की वैल्यू बढ़ाऊं तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा कैथोड पे। ओपी बढ़ा रहा हूं तो कहां जाएगा, एनोड पे। तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि जिसकी ओपी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो एनोड जाएगा। तो मैं इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकता हूं बेटा कि ये कौन है, ये मेरे पास में एनोड है, और ये कौन हुआ, ये हुआ कैथोड। तो ये पहले वाली जो रिएक्शन है ये सही होगी, दूसरे वाला जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। अच्छा, अगर हम एक तरीका ये बेटा, दूसरा तरीका और क्या है, अब यहां पे अगर मैं ई नॉट सेल निकालूं, देखिए तो ये आ जाएगा एनोड, एनोड मतलब प्लस 0.39 प्लस कैथोड, कैथोड का क्या है, एसआरपी, तो इसका एसआरपी कितना हो गया, माइनस 0.12 वोल्ट हो गया। तो ये हो जाएगा प्लस 0.39 माइनस 0.12, तो ये हो गया मेरे पास में प्लस 0.27 वोल्ट। ये हमने इससे पहले वाले का निकाला है। अब अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो यहां पर मुझे जो ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी ये आएगी मेरे पास में माइनस में, तो ये माइनस में आएगी। तो ये भी एक तरीका है पता करने का कि सेल सही है या नहीं है, कि अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका सेल क्या है, एक्सक्यूज मी, स्पॉन्टेनियस है, और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैथोड का एनोड की जगह पे ले जाएंगे और एनोड को कैथोड की जगह पे लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको चेंज कर दूंगा, इंटरचेंज करेंगे तो फिर से ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही है। आज हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से सेल पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, कौन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, किस तरीके से मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर सकता हूं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, I hope किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। So thank you all of you. Have a nice day.